नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जेएमएफसी और जिसे हम सिविल जज भी कहते हैं, गुजरात का नोटिफिकेशन आ गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ सर्टन फैमिली इश्यूज़ मैं इस वीडियो को नहीं बना पाया, बट अब मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। एंड काफ़ी बहुत सारे डाउट्स लाइक स्टूडेंट्स ने मुझे पूछे थे, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देयर इज़ अ ट्रेमेंडस चेंज। दोस्तों, गुजरात में जेएमएफसी का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। कम्प्लीटली मतलब ऐसा नहीं है कि पुराने लॉज नहीं है, पुराने लॉज है, बट काफ़ी नए लॉज इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि सर आपका व्यू क्या है इस पे। दोस्तों, वो सारे जितने भी सवाल है स्टूडेंट्स के वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा डिटेल में। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं ताकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाए। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे जो वीडियोस बनाए हैं जेएमएफसी पर, बट क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा चेंज है तो मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाना ज़रूरी है। और दोस्तों, इसके लिए मैं अलग से स्लाइड भी नहीं बना रहा, ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है उसी के साथ चलते हैं तो आपके पास एक अच्छा आइडिया भी रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको आज से 4-5 महीने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि इस बार जो सीट्स आएंगी वो 200 से कम किसी भी कीमत पर नहीं आएंगी। एंड दोस्तों, आप जैसा देख पा रहे हैं 219 सीट्स के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। एंड 219 भी दोस्तों नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि सीट्स ऐड की जा सकती है हाई कोर्ट की तरफ से। सो जैसा कि हमको पता है कि काफ़ी सीट्स एम्प्टी हैं गुजरात में। सो जैसे जैसे सीट्स एम्प्टी होंगी वो एडिशनली भी ऐड हो जाएंगी कभी भी, या तो फिर हम इस एग्ज़ाम के बाद भी नया नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नए नोटिफिकेशन में, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो दोस्त नए हैं और जिन्होंने अभी इस चैनल को ज्वाइन किया है तो ऑफकोर्स अब उनको पुराने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नया वीडियो मैं बना रहा हूँ आज आपके लिए, इसको आप देख के इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लूँगा। दोस्तों, सबसे पहले हमको जानना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है आपकी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, gujarathighcourt.nic.in, एंड सेकंड है highcourt-ojas.gujarat.gov.in। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसके अलावा जो भी वेबसाइट हैं वो सब आप समझ सकते हैं डमी वेबसाइट है। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर एडवर्टीजमेंट है, ये वेबसाइट आप एक पेंसिल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नोटिफिकेशन आपके साथ है ही, आप हमेशा इसको ओपन करके देख सकते हैं। बट इसको आप बुकमार्क में सेव कर सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप अपने फॉर्म को इसी वेबसाइट पे जाके भरेंगे। दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और लास्ट डेट क्या है, कौन सी डेट को शुरू होगा और कौन सी डेट को ये बंद होगा। दोस्तों, सिंस आज 27 हो गई है तो ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 फरवरी को ये शुरू हो चुका है। एंड दोस्तों, जो आखिरी डेट है, जो लास्ट डेट है जब तक आपको इस फॉर्म को भरना है, वो है 2 मार्च रात को 23:59, दैट मीन्स 11:59 तक आपको इस फॉर्म को भरना है। दोस्तों, कई बार होता है सर्वर डाउन हो जाता है तो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बट इन जनरल ये नहीं होता। हाईकोर्ट जब भी कंडक्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि इस दिन तक आप फॉर्म भर दें और रश ना हो। तो मेरा पर्सनल एडवाइस और फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन की तरफ से पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप 1-2 दिन में ही भर दीजिए, लास्ट दिन का इंतजार ना करें। लास्ट दिन का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं होगा, उससे खाली सर्वर हैंग हो गया तो आपका एप्लीकेशन मिस हो सकता है, फिर आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर आप फॉर्म जल्द से जल्द भर दें। दोस्तों, अब सबसे पहले हम आगे चलेंगे, दूसरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिटेल्स बता दूं, जो टेंटेटिव शेड्यूल क्या डिसाइड किया है गुजरात हाई कोर्ट ने। दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने जो टेंटेटिव शेड्यूल डिसाइड किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 15 मई, 17 जुलाई एंड 9 अक्टूबर, दीज आर द 3 मेन डेट्स दैट आर देयर इन द टेंटेटिव शेड्यूल, और आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन में है। दोस्तों, आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो आपका 15 मई को होगा। सो आप अप्रॉक्सीमेटली समझ सकते हैं आपको 2 से 2.5 से 3 महीने दिए गए हैं प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। दोस्तों, उसमें क्या चेंजेस है वो हम आगे बात करेंगे जैसे जैसे इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए प्रीलिम में इस बार एक और चीज़ ऐड करी है, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं
प्रिलिमिनरी एग्जाम के साथ हमको टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये कभी भी नहीं था। अगर जो दोस्त जानते हैं, जिन्होंने पहले जेएमएफसी लिखा है 2019 में, जिन्होंने मेरे साथ लिखा था या उससे पहले भी जिन्होंने जेएमएफसी का मेंस लिखा है, उनको पता होगा कि जो गुजराती लैंग्वेज है ये मेंस के समय आया करता था। और जैसा कि आपको पता है, पुराने पैटर्न में हमारे जो मेंस होते थे वहाँ पर 75 मार्क्स का प्रीलिम्स होता, क्रिमिनल पेपर होता था, 75 मार्क्स का सिविल पेपर होता था और 50 मार्क्स का गुजराती होता था। वहाँ पर भी गुजराती क्वालिफाइंग होता था, बट वो जो 40% जो क्वालिफाइंग था वो अब इन्होंने प्रीलिम्स में इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब दोस्तों मैं आपके लिए ये लाइन पढ़ देता हूँ। फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पास्ड सेकेंडरी एज वेल एज हायर सेकेंडरी विद द सब्जेक्ट ऑफ गुजराती, दैट इज हायर लेवल एट बोथ द स्टेजेस। दोस्तों अगर आपने 10th और 12th में गुजराती लैंग्वेज हायर लेवल पर पढ़ी है तो आपको इसमें एग्जेम्पशन मिलेगा। आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम को देने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से करी है, तो मैंने गुजराती सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा, तो मुझे गुजराती लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। इसी तरह जितने भी हमारे मित्र हैं जिन्होंने गुजराती नहीं पढ़ी, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 10th में गुजराती पढ़ी बट 12th में नहीं थी, तो अगर 12th में नहीं थी तो आप समझ लीजिए आपको गुजराती लिखनी है। तो स्पेसिफिक उन्होंने लिखा होता है हायर लैंग्वेज आपके मार्कशीट पर 10th एंड 12th के, कि आपने ये गुजराती रखा है। तो जिन्होंने लिखा हुआ है तो आपको वो स्टेटमेंट लिख देना है। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे सबसे पहले वही स्टेटमेंट आएगा जो आपको लिखना है कि भाई हमारा है तो हमको एग्जाम्पशन मिल जाए, तो उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और दोस्तों जिनके पास ये लैंग्वेज नहीं था, तो दोस्तों आपको भी पता है उनको ये इट इज़ मैंडेटरी कि वो एग्जाम लिखना है। और दोस्तों क्या मार्क्स पैटर्न है वो हम चर्चा करेंगे। सेकंड डेट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मेंस एग्जामिनेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, कम से कम 2 महीने के बाद इन्होंने मेंस को अरेंज कर दिया है। और आप जैसा देख पा रहे हो इंटरव्यू टेंटेटिवली जो होगा वो करीबन अक्टूबर में होगा दोस्तों, जो हम डेट देख के पता लगा सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे चलेंगे। दोस्तों अब ये वैकेंसी एंड पे स्केल में जाने दे रहा हूँ जो हमारे काम के लिए। अब दोस्तों हम सीट्स की बात कर ले। जो 219 सीट्स है वो किस तरह बनी हुई है। दोस्तों जनरल के लिए 112 है। दोस्तों शेड्यूल कास्ट के लिए 15 सीट्स हैं, दैट इज 7%। शेड्यूल ट्राइब के लिए 15% है, दैट इज 33। सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% है, जो 59 है। और टोटल दोस्तों 219 है। और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 4% हॉरिजॉन्टल, दैट इज 9 सीट्स है। अब दोस्तों इसके अंदर एक मैं आपको बात बता दूं, इसमें एक दो फ्रेंड्स ने एक सवाल पूछा था कि सर इसमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो EWS वाला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली सीट्स क्यों नहीं है, जो 10% रिजर्वेशन है। दोस्तों आई थिंक रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल ही गुजरात हाईकोर्ट का आपको वो बता सकता है एग्जैक्ट रीज़न। बट अगर मैं अपनी रिसर्च से बताऊं क्यों नहीं है, दोस्तों जब गुजरात हाईकोर्ट या कोई भी हाईकोर्ट अपने जुडिशियल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकालती है तो टेक्निकली वो एक जुडिशियल फंक्शन हो गया, उनको जजेस अपॉइंट करने हैं। और जैसा कि हमको पता है 1988 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बड़ा क्लियर है, जब भी जुडिशरी अपने जुडिशियल फंक्शन को एक्सरसाइज करेगी, सो अब ये डिस्क्रिशन है जुडिशरी का कि उसे रखना है या नहीं रखना। बिकॉज जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 10% इकोनॉमिक वीकर EWS रिजर्वेशन के लिए, उसके अंदर स्टेट टर्म यूज़ हुआ है। तो जुडिशरी को कब स्टेट माना जाएगा और जुडिशरी को कब स्टेट नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ऑलरेडी दिया है 1988 में। तो उसके लिए वो अगर केस लॉ आपको चाहिए तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, आप जान सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। तो एक वो रीज़न हो सकता है कि इसमें EWS की सीट्स आपको अलग से देखने को नहीं मिल रही। दूसरा रीज़न ये हो सकता है, जैसा कि हम सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमारे 3 ऑर्गन है, जिसमें जुडिशरी एक ऑर्गन है जो इंडिपेंडेंट रखा गया है, तो जुडिशरी के ऊपर ऐसे कोई मैंडेटरी रूल नहीं लगता कि भाई आपको जो स्टेट जो गवर्नमेंट कर रही है या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कर रहे हैं वो आपको फॉलो करना है। तो ये 2 प्राइमरी रूल जो मुझे समझ आ रहे हैं जिसकी वजह से EWS आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बट अगेन अगर आपको लगता है कि ये रीज़न ठीक नहीं है या ये इसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकते हैं, तो मैंने जो स्टूडेंट्स ने मुझे वो डाउट पूछा था, मैंने उनको खास सलाह दी थी कि आप गुजरात हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार है रिक्रूटमेंट सेल का, हमारे काफ़ी रजिस्ट्रार है, तो रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल को आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके रीजंस पूछ सकते हैं। तो आई थिंक बट यही रीज़न है, शायद नहीं है, अदरवाइज जनरली होना ही चाहिए, क्योंकि आई थिंक 1-2 स्टेट्स में है, बाकी सारे स्टेट्स में नहीं है। सो हम आगे चलेंगे। अब आगे जो लाइनें लिखी है दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी देखिए पहले। दोस्तों देखिए सबसे पहले नोट्स लिखा है कि इफ सुटेबल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व्ड कैटेगरीज आर नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन इन द फाइनल सिलेक्ट लिस्ट, द पोस्ट वुड बी फिल्ड अप एज मे बी डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट इन इट्स फुल कोर्ट मीटिंग। दोस्तों उसका मतलब ये हो गया कि हाई कोर्ट इवन जो रिजर्वेशन 50% है, इसमें भी अगर हम उनको सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिले तो हाई कोर्ट अपने हिसाब से जो मेरिटोरियस है उनको सिलेक्ट कर लेगा। ये इसका अंडरस्टैंडिंग हुआ। तो इवन रिजर्वेशन के लिए भी जो उन्होंने एक बार बना के रखा है, आपको वो बार क्रॉस करना ही करना है। तो आप इन जुडिशियल एग्जाम्स को आपके रेगुलर एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट एग्जाम से कंपेयर नहीं कर सकते, जो मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ। बिकॉज गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको एक दूसरे से कॉम्पीट करना है।
जुडिशियल एग्जाम्स में इन्होंने बार बनाया हुआ है, आपको 50% 45% जो भी बार है रिजर्वेशन और जनरल के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, वो बार को टच करना है। अगर आप नहीं पहुंचोगे तो जैसा कि आपको पता है 2-3 साल पहले जब डिस्ट्रिक्ट जज का गुजरात में एग्जाम हुआ तो एक भी बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ था, बिकॉज जो 50% का बार था किसी ने टच नहीं किया था, या जो भी 45% फॉर रिजर्वेशन था। तो जब तक वो बार टच नहीं होता दोस्तों, जुडिशरी आपको सिलेक्ट नहीं करने वाली। सो वो डिस्क्रिशन भी जुडिशरी ने अपने पास रखा हुआ है कि अगर आप करेंगे तो इस रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से हम अपॉइंट करेंगे, अदरवाइज हाई कोर्ट इन इट्स फुल मीटिंग उसको ऑल्टर करके अपॉइंट जो मेरिटोरियस होंगे उनको कर देंगे। तो ये जुडिशरी का डिस्क्रिप्शन है, तो इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। सेकंड लाइन, हाई कोर्ट रिजर्व इट्स राइट टू ऑल्टर द नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी सीट्स खाली है गुजरात में भी, और मैं ये आपको बार बार बताते भी आया हूँ जब जब मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। तो ऑल्टर कर सकती है, मतलब सीट्स और ज़्यादा है, बट इन्होंने काफ़ी कम सीट्स के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। ये मैं इसलिए भी आपको कह सकता हूँ बिकॉज अगर मैं एक पैरेलल कंपैरिजन ड्रॉ करूँ, इंडियन आर्मी में जब भी आपको पता होगा हम एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, तो बड़ी लिमिटेड सीट्स बताते हैं, बट आपको भी पता है काफ़ी ऑफिसर्स की कमी है, तो वो सिर्फ एक इंडिकेटिव होता है, बट एग्जॉस्टिव उनको अगर अच्छे मेरिटोरियस कैंडिडेट मिलते हैं तो वो जरूर रखते हैं, ठीक है। सो एक वो पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इन सीट्स के नंबर, बट अगर आप इन नंबरों को भी देखें तो 219 तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया है। दोस्तों अब हम आगे चलेंगे एंड देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो फर्स्ट जो है वो हमारे पास डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, वो हम सभी को पता है LLB की। दोस्तों मैं एक और बात बता दूं आपको, ये मैं बार बार बताते आया हूँ, फिर भी मैं जब मैंने शायद AOR का वीडियो बनाया था उस टाइम पे भी मैंने बताया था, डिग्री इन लॉ मतलब आपके जो 6 मार्कशीट्स जो आपने रिसीव करी है उसके बाद आप नॉर्मली बार काउंसिल के पास जाके अपने नाम को रजिस्टर करवाते हो। दोस्तों अब हो सकता है जैसे हम गुजरात में हैं तो बार काउंसिल ऑफ गुजरात में जाके हम रजिस्टर कराएंगे। जैसा आपको पता है जब भी आप एनरोलमेंट फॉर्म भरते हो 1 महीने के अंदर आपके पास एक प्रोविजनल एनरोलमेंट लेटर आता है, एक प्रोविजनल आई कार्ड आता है, उसके साथ साथ आपको एक एफिडेविट देनी होती है बार काउंसिल ऑफ गुजरात को। जैसे ही आप वो एफिडेविट देते हैं तो आपको एक प्रोविजनल COP मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उसके बेसिस पे आप 2 साल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन एडवोकेट जब आपको प्रोविजनल COP मिल जाए। अब विद इन 2 ईयर्स आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। जब तक आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करेंगे आप लाइफ टाइम एडवोकेसी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। जब आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास कर लिया उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये कंडीशन है, आपका AIBE पास होना ज़रूरी है। टाइम एंड अगेन हाईकोर्ट इस तरह से भी करता है कि आपने अपियर किया है और रिजल्ट नहीं आया है तो फिर हाईकोर्ट चाहती है कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए कि भाई जब भी रिजल्ट आएगा तो बेस्ड ऑन आर रिजल्ट डिक्लेयर हो, ठीक है। तो इस तरह से होता रहता है, तो इसमें भी हम देखेंगे वो है या नहीं, बट जनरली आपको इन नॉर्मल कंडीशन आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करके रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे चलेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एडिशनल पार्ट लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। तो डिग्री होनी चाहिए, विल हैव टू पास वर्नाक्युलर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट provided that those candidates who have cleared their secondary as well as higher secondary examination with subject of Gujarati higher level at both the stages, दोस्तों ये आप खास ध्यान रखना, shall not be required to pass aforementioned examination। दोस्तों अगर आपने दोनों जगह पर हायर लेवल पढ़ा है गुजराती 10th एंड 12th में तभी आप एलिजिबल हो गए। दोस्तों हम आगे चलेंगे। दोस्तों सेकंड कंडीशन क्या है, तो या तो अगर आपने पास किया है तो आपको एग्जामिशन मिल जाएगा, और अगर आपने पास नहीं किया तो आपको ये जो गुजराती लैंग्वेज है दोस्तों ये आपको अपियर करना होगा। दोस्तों अब आगे चलेंगे। सेकंड कंडीशन दोस्तों रखी हुई है कि ही मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन कोर्ट ऑफ सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए, और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि 2009 और 10 ऑनवर्ड्स अगर आपने LLB की डिग्री करी है तो इट इज़ मैंडेटरी दैट आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास करके रखें, ठीक है। अब दोस्तों ये मैं आपके लिए नोट पढ़ देता हूँ जो मैं आपको बता भी रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द इंस्टेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात हैज डिसाइडेड टू अलाउ ऑल सच कैंडिडेट्स टू रजिस्टर देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन हु हैव अपीयर्ड, दोस्तों those who have appeared in all India bar examination and waiting for their result / certificate, subject to giving an undertaking to that effect. If he or she does not clear the all India bar examination before viva was test / document verification stage, his or her application would stand rejected। दोस्तों ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आपने दी हुई है और रिजल्ट आने वाला है तो आप अपेयर कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपको अंडरटेकिंग देनी होगी बार काउंसिल ऑफ गुजरात को। दोस्तों अब सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है सो
आपके पास अगर ये कंडीशन है, मस्ट बी वर्किंग इन द कोर्ट्स और अलाइड डिपार्टमेंट्स ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। आप कोई लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, तो वो एक कंडीशन भी जायज़ है। तो उस केस में ऑफकोर्स आपके पास ऑल इंडिया बार सर्टिफिकेट नहीं होगा, अगर होगा भी तो आपने सबमिट कर दिया होगा, बिकॉज आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हो, आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकते हो। प्राइवेट एम्प्लॉय होगे तो जनरली आपके पास रहेगा, बट जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपने वो सबमिट कर दी होगी। सो कैंडिडेट वर्किंग इन द कोर्ट्स और अदर एलाइड डिपार्टमेंट मस्ट बी होल्डिंग LLB डिग्री ऑफ 3 ईयर या तो 5 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों ये एलाइड डिपार्टमेंट क्या है, तो दोस्तों वो आप जैसा कि बताया इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, उन्होंने स्पेसिफिक लिखा हुआ है आइटम नंबर 10 सबसेक्शन 7 में बताया हुआ है कि अलाइड डिपार्टमेंट्स वो किन किन को कंसीडर करेंगे। दोस्तों हम आगे चलेंगे। दोस्तों सेकेंड जो क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, must possess certificate certifying to be possessing basic knowledge of computer application / operation issued by the government institute or other recognized institute as set out by the government of Gujarat in General Administrative Department resolution number this dated this and resolution number this dated this। दोस्तों ये लिखा हुआ है, नॉर्मली जो आपने सुना होगा गवर्नमेंट गुजरात में मैंडेटरी किया हुआ है कि आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों तो ये तो आइडियल कंडीशन हो गई कि अगर आपके पास CCC सर्टिफिकेट है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कोर्सेज का सर्टिफिकेट है, तो आपको यानी आपके पास ये होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा था सर हमारे 10th-12th में हमने गुजराती कंप्यूटर भी पढ़ा हुआ है, तो क्या हम एग्जाम्प्ट हो जाएंगे? तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने कहा कि उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट सेल को ही पूछना पड़ेगा कि क्या वो अलाउड है, और अगर रिक्रूटमेंट सेल को अगर आपको कांटेक्ट नहीं करना तो आपको ये दोनों सर्कुलर पढ़ना ज़रूरी है कि वो अलाउड है या नहीं है। तो ये दोनों सर्कुलर आप पढ़ सकते हैं, ये अवेलेबल है, आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। कई स्टूडेंट्स ये भी बताते हैं कि सर क्या हम बाद में दे सकते हैं, बट लेकिन अब बाद में आप सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ लिखी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यू मस्ट पोजेस, तो आपके पास होना ही होना चाहिए। मस्ट इज़ वेरी मैंडेटरी टर्म, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ़ यू वांट टू अपीयर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। दोस्तों आगे चलेंगे। दोस्तों सबसे पहले अब हम एज लिमिट क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जैसा कि हमको पता है, ये हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है। 35 ईयर्स होनी चाहिए नॉर्मल, मस्ट नॉट हैव क्रॉस 35 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड ट्राइब और डिक्लेयर्ड बाय सच गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, तो उनकी 38 तक एलिजिबल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एज लिमिट है दोस्तों। अब दोस्तों एम्प्लॉयज वर्किंग इन द कोर्ट्स और अदर अलाइड डिपार्टमेंट शेल बी अलाउड ऑन एन यूनिफॉर्म बेसिस रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर। दोस्तों अगर आप कोई अलाइड डिपार्टमेंट में या कोर्ट्स में काम कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में आप ऑलरेडी हैं, तो आपको 5 ईयर का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी लीगल साइड में हो। सो विच एवर इज लेस इन द अपर एज लिमिट, ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच सर्विस हैज बीन पुट इन बाय हिम, विच एवर इज लेस इन द अपर एज लिमिट। सो दोस्तों वो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। दोस्तों उसके बाद लिखा है कि इट शेल नॉट एक्सीड 40 ईयर्स, दैट इज देयर। दोस्तों ये यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन व्यू ऑफ द गवर्नमेंट इन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, दैट इज गैड, resolution number this dated this, it has been decided by the high court to grant age relaxation of 1 year in the upper age limit in the instant recruitment process। दोस्तों अभी ये जो एज 1 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है दोस्तों, अब ये किस लिए है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये हो सकता है ये कोविड के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हो, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि 1 ईयर का एज लिमिट रिलैक्सेशन मिला हुआ है। मतलब आप नॉर्मल 36 तक अगर है तो आप इसको एग्ज़ाम के फॉर्म को भर सकते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, ओके। दोस्तों अब हम आगे चलेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी है उनको 1000 रुपीज़ पे करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स अवेलेबल है, और जो बाकी हैं आपके जो रिजर्वेशन वाले, दे कैन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, दे कैन पे 500 रुपीज़। दोस्तों अब हम आगे चलेंगे बाकी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों तो ये वेब पेज है, जैसे वो वेबसाइट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, यहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों अब ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप रीड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कैश ऑप्शन अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है, SBI ई पे से आप भर सकते हैं। दोस्तों हम आगे चलेंगे। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। दोस्तों इस पर्टिकुलर सवाल के लिए मुझे बहुत सारे डाउट आए हैं और बहुत लोगों ने कांटेक्ट भी किया है कि सर अब इसको ट्रैक कैसे किया जाए। दोस्तों मैंने एक्चुअली आपके लिए लिख के भी रखा हुआ है, मैं आपको बता भी दूंगा कौन कौन सी चेंजेस हैं एंड क्या क्या नए चेंजेस है। दोस्तों सबसे पहले मैं एक ब्रीफ में आपको बता दूं, जो ओल्ड पैटर्न था 2019 में जब मैंने लिखा था, बाद में आपको पता है जैसे कि कोरोना आ गया एंड हम एग्ज़ाम्स नहीं देख पाए, बट अब देख पा रहे हैं। तो लास्ट जो पैटर्न था दोस्तों, उस पैटर्न पे हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न मैं डिस्कस कर लेता हूँ ब्रीफली। सबसे पहले हमारा प्रिलिमिनरी होता था दोस्तों, प्रिलिमिनरी हमारा 100 मार्क्स का होता था। प्रिलिम्स पास करने के बाद हम मेंस में जाते थे, मेंस हमारा 200 मार्क्स का होता था, जिसमें 75 का क्रिमिनल होता था, 75 का सिविल होता था और 50 मार्क्स का गुजराती होता था। एंड उसके बाद जब आप पास होते थे तो फिर आप इंटरव्यू में 50 मार्क्स का फेस करते थे। दोस्तों जो 50 मार्क्स का मेंस में गुजराती
गुजराती था, तो जैसा कि आपको पता है अब उसे प्रीलिम्स में ले आए। अब क्या होगा, 100 मार्क्स का जो आपका प्रीलिम्स है प्लस आपको 50 मार्क्स का गुजराती है। तो और दोस्तों प्रीलिम्स का और गुजराती का मार्क्स आपके इस बार मेरिट में नहीं गिना जाएगा। पहले वाले पैटर्न में 50 मार्क्स क्योंकि मेंस में सिविल और क्रिमिनल पेपर के साथ था तो मेंस की मेरिट में काउंट होता था। अब इन्होंने क्वालिफाइंग बना के उसको प्रीलिम्स के साथ रख दिया है, मतलब प्रीलिम्स और गुजराती के पेपर अब काउंट नहीं किए जाएंगे। पहले प्रीलिम्स के नहीं किए जाते थे बट गुजराती के किए जाते थे, बट क्योंकि अब गुजराती को प्रीलिम्स के साथ ले आए हैं तो अब वो क्वालिफाइंग नेचर हो गया। मतलब 40%, मतलब 50 में से आपको 20 स्कोर करना है। जैसे आप स्कोर कर लोगे और 50% अगर आप प्रीलिम्स में स्कोर करोगे तो आप मेंस लिख पाओगे। और दोस्तों जो मेंस हमारे 3 पेपर थे 75, 75, 50, क्रिमिनल, सिविल एंड गुजराती, तो गुजराती तो प्रीलिम्स में ले आए जो क्वालिफाइंग कर दिया, और जो 75, 75 के सिविल और क्रिमिनल पेपर थे उनको दोस्तों 100 और 100 का कर दिया। मतलब अब हमारा मेंस होगा वो 200 मार्क्स से होगा, मतलब 100 मार्क्स का सिविल और 100 मार्क्स का क्रिमिनल। दोस्तों सो अब हम एक और चेंजेस में बता दूं दोस्तों, पुराने पैटर्न में हमारे प्रीलिम्स में कम लॉ थे, करीबन 9 लॉ थे प्रीलिम्स में, एंड मेंस में करीबन 17 लॉज थे। दोस्तों अब इन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न सेम कर दिया है, बट अब हमारे पास दोस्तों है, मैं आपको सारे दिखाऊंगा अभी दोस्तों, अब हमारे पास है 28 लॉज। सो दोस्तों अब आपको प्रीलिम में भी यही 28 लॉज पढ़ने हैं एंड मेंस में भी यही 28 लॉज पढ़ने हैं। अगर पुराना पैटर्न जानना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बट अब उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वो बात खत्म हो गई। अब नए नोटिफिकेशन के साथ हैं हम, तो अब हम नया पैटर्न जो है उसे ही देखें तो बेटर रहेगा। तो इसे किस तरह डिकोड करना है, क्या करना है, उसमें हम वीडियो बनाते रहेंगे, बट फिलहाल हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस पर है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वाले पैटर्न में प्रीलिम में 9 पेपर होते थे एंड मेंस में आपके 17 होते थे, बट अब जो आप देख पा रहे हैं अब आपको 28 पेपर मिलेंगे जो आपके प्रीलिम में भी है और जो आपके मेंस में भी है। ठीक है दोस्तों, अब आपको 28 पेपर पढ़ने हैं यूनिफॉर्मली, प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। तो आइए चलते हैं। सो अब प्रीलिम्स का मैं आपको बता दूं जो टेंटेटिवली 15 मई को होने वाली है। दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, आपके जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा दोस्तों वो आपका होगा ड्यूरेशन ऑफ विच विल बी 2 आवर्स एंड आपका 1 मार्क ईच क्वेश्चन। एंड दोस्तों ये खास याद रखिए 1/3 नेगेटिव है, दैट मीन्स 0.33 इज नेगेटिव दोस्तों। सो दोस्तों ये लास्ट टाइम भी था तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। अब मैं आपको दोस्तों 28 बता देता हूँ। तो पेपर 1 दोस्तों प्रीलिम्स में जो पार्ट ए है उसमें आप देखिए दोस्तों आप आईपीसी देख सकते हैं, सीआरपीसी, एविडेंस, गुजरात प्रोहिबिशन, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। दोस्तों जनरली ऑफेंडर वगैरह आपको पता होगा ये मेंस में थे, बट अब इन्होंने प्रीलिम में ही लिया है। जुवेनाइल जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, देन वी हैव दोस्तों गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, वी हैव इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दोस्तों आगे चलेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। दोस्तों अब मैं आपको खाली एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो ये 3 लॉ हैं, ये 3 लॉ इस बार नए ऐड हुए क्रिमिनल साइड में। दोस्तों ये सब एक्चुअली प्रीलिम्स में सब तो नहीं थे बट मेंस में थे लास्ट टाइम, जो लास्ट पैटर्न था, बट नए पैटर्न के हिसाब से प्रीलिम्स में दोस्तों ये जो 3 लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। दोस्तों और सबसे ज़्यादा जो चेंजेस है वो पार्ट बी सिविल पेपर में हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 15 लॉज है क्रिमिनल साइड में। दोस्तों अब पार्ट बी में देख लीजिए कौन कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहले है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट बन सकता है टॉपिक, बिकॉज लास्ट टाइम सिर्फ इट वाज लिमिटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी पार्ट 3, 4, 4A तक था। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है और कोई स्पेसिफिक बात नहीं करी है, मतलब अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको गो थ्रू करना है। इवन लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में काफ़ी सवाल थे जो इन इंडिकेटिव जो सिलेबस था उसके बाहर से आए थे। फॉर एग्जांपल जेएमएफसी की रिक्रूटमेंट अंडर विच आर्टिकल और अंडर विच सेक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जैसा कि हमको पता है सेक्शन 234 में डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड लोअर डिस्ट्रिक्ट जजेस जेएमएफसीज की रिक्रूटमेंट होती है। तो ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी आए हुए हैं, बट अब इन्होंने स्पेसिफिक तौर पर लिख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब आप 395 आर्टिकल्स जो दिए हुए उनके लिए एटलीस्ट आपको नजर मार के रखनी है, ये इन्होंने कह दिया है। दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो पहले भी मेंस में था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, गुजरात कोर्ट फी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। दोस्तों ये सारे ऑलरेडी मेंस में लास्ट टाइम थे, और इधर जो सिविल साइड में जो नए ऐड हुए हैं वो मैं बता दूं दोस्तों। एक ये सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, टीपी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, सक्सेशन लॉ, लीगल मैगजीन। सक्सेशन लॉ में दोस्तों पर्सनल लॉज भी हैं एंड हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, ये स्पेसिफिक का है। और दोस्तों ये सारे के सारे नए लॉज हैं जो ऐड हुए। तो दोस्तों जो 17 मेंस में थे अब वो ट्रांसलेट होकर आपके बन गए हैं 28, 15 + 13।
तो 28 लॉज आपको पढ़ने हैं प्रीलिम एंड मेंस में टुगेदर। दोस्तों मैं थर्ड पार्ट देखूंगा। थर्ड पार्ट में जो जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, फिर मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों ये पहले भी प्रीलिम्स में था, तो आप समझ सकते हैं 10 से 15 क्वेश्चन इसके ज़रूर रहते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन इन द प्रिलिमिनरी। तो ये आपको जो एक तरीके से हेल्प करते हैं, अगर आप इन पर तैयारी कर लें तो आपको स्कोर करने में। तो दोस्तों ये पहले भी था, बट ये लॉज जो हैं ये दोस्तों, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों प्रीलिम में पहले आपके 9 लॉज थे, अब प्रीलिम्स में भी आपके जो पहले प्रीलिम में आपके 9 थे वो अब जाके हो गए हैं 28, और जो मेंस में आपके 17 थे और वो हो गए 28। तो पीटी और मेंस को इन्होंने सेम कर दिया है दोस्तों। तो प्रीलिम्स के नज़र से ये बहुत बड़ा चेंज है, बिकॉज 9 के सामने 28, ऑलमोस्ट ट्रिपल आप समझ लीजिए। और ये छोटे, दीज आर नॉट स्मॉल लॉज। अगर आप आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट देखेंगे, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट देखेंगे, आप सक्सेशन लॉज देखेंगे, पर्सनल लॉज देखेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के हैं, क्रिश्चियंस के हैं, उनके प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज हैं। तो दीज आर बिग चेंज। सो हालांकि पैटर्न पे हम बात करेंगे, फिलहाल हम स्टिक करेंगे अपने आप को कि हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का है। तो दोस्तों ये 28 लॉज हैं जो हमारे प्रीलिम्स में हैं, और ये पार्ट सी दैट इज जनरल नॉलेज, इंग्लिश वगैरह आपका एडिशनल रहेगा। दोस्तों हम आगे चलेंगे। दोस्तों अब प्रीलिम्स का जो पेपर होगा दोस्तों, ये लिख ले, ये इट विल ओनली बी इन इंग्लिश में होगा। पहले पैटर्न में ये था 20 क्वेश्चन शायद गुजराती में रहते थे, तो अब वो बात इन्होंने हटा दी है, सिर्फ इंग्लिश में पेपर आपका रहेगा। एंड दोस्तों मेंस में आपको पता है, मेंस में भी ये चीज़ पहले से थी। मेंस के अंदर पेपर हमेशा LLM स्टाइल में रहता था, इंग्लिश में आप गुजराती में आंसर्स लिख सकते थे। तो आई थिंक वो शायद अब भी रहना चाहिए। बट प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस आते थे जो गुजराती में आते थे, बट अब आपको सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। सो जनरली इसलिए अगर आप देखेंगे तो मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं जो नॉर्मली डिग्लॉट प्रेफर करते हैं तैयारी के लिए, ताकि गुजराती और इंग्लिश साथ में हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे हम चलेंगे। दोस्तों प्रीलिम एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, शेल बी असेस्ड बाय द कंप्यूटर, जैसे आपने गोले बनाए हैं, कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल में होगा। दोस्तों अब हम आगे चलेंगे। दोस्तों ये मैं आपको बता रहा था, जो सब रूल है गुजरात स्टेट जुडिशियल सर्विस अमेंडमेंट एक्ट का, कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड, तो आपको 40% स्कोर करना होगा गुजराती में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो प्रीलिम्स में जिन लोगों को गुजराती लिखनी है, फॉर दोज कैंडिडेट्स दोस्तों, ये सबको नहीं लिखनी, हु हैव नॉट पास्ड सेकेंडरी एज वेल एज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद सब्जेक्ट ऑफ गुजराती, हायर लेवल एट बोथ द स्टेज। दोस्तों हायर लेवल याद रखना, बिकॉज दिस इज इट वॉज सम कन्फ्यूजन वॉज देयर। सो हायर लेवल लिखा ही होना चाहिए, HL कैपिटल में ही वो जनरली आपकी मार्कशीट में लिखा होगा। अगर ये लिखा है तो आप एग्जाम्प्टेड हो, अदरवाइज आपको देनी है। और इन्होंने प्रीलिम्स में दोस्तों जो पेपर है उसके लिए जो सिलेबस दिया है मैं वो आपको बता दूं। गुजराती निबंध लेखन, दोस्तों ये ऐसे दे दिया है आपका, फकरा ऊपर थी प्रश्नों ना जवाब, थर्ड है समानार्थी शब्दों, फोर्थ है विरुद्धार्थी शब्दों, फिफ्थ है पत्र लेखन, भाषांतर अनुवाद गुजराती अंग्रेजी, लाइक यू हैव टू ट्रांसलेट दोस्तों गुजराती से इंग्लिश में और इंग्लिश से गुजराती में, लास्ट टाइम भी मेंस में था। टूक नोंध कोई पण विषय ऊपर और गुजराती व्याकरण। दोस्तों तो ये लिमिटेड सिलेबस इन्होंने दिया है। अब दोस्तों आपको भी पता है ये लिमिटेड नहीं है, इसके अंदर ऑलमोस्ट सब गुजराती आ गई है। ठीक है तो दोस्तों, लेकिन इसमें काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं, दोज हु आर फ्रॉम अदर स्टेट्स, और जो लोकल हैं और उन्होंने गुजराती नहीं पढ़ी, तो अगर वो बेसिक गुजराती जानते हैं तो मुझे लगता है इस पर अगर काम करेंगे तो जो क्वालिफाइंग है 40%, जो 20 मार्क्स है आउट ऑफ, यू हैव टू स्कोर 20 आउट ऑफ 50। ओके, तो मुझे लगता है कि आप तैयारी के साथ उसे टैकल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे चलेंगे। दोस्तों अब जो प्रीलिम्स में गुजराती का जो पेपर है वो आप 20 मार्क्स लाके उस पेपर से एग्जाम्प्ट हो जाओगे। अब जो प्रीलिम्स का पेपर है, आपको प्रीलिम्स में आपको 50 स्कोर करना है आउट ऑफ 100 मार्क्स विथ 1/3 नेगेटिव, और आई शुड से 0.33 जो इन्होंने लिखा हुआ है। तो दोस्तों has to secure 50% or more marks in the preliminary, that is elimination test, and must have also passed their secondary and higher secondary examination with subject Gujarati, और 50% एंड 40%। तो जिनको गुजराती लिखना है उनको 50% प्रीलिम्स में लाने एंड साथ साथ 40% गुजराती में भी लाने हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज गुजराती लैंग्वेज शेल नॉट, दोस्तों ये याद रखना, उसको नहीं गिना जाएगा मेरिट के लिए। ठीक है, वो आपको क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेज पर चले जाना है। तो अब आपका गिना क्या जाएगा, जो मेंस में आपका सिविल और क्रिमिनल पेपर 100 और 100 है और 50 मार्क्स का इंटरव्यू, तो आपका पेपर अगेन आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो 250 मार्क्स से बनेगा। उसमें गुजराती एंड प्रीलिम्स के पेपर के मार्क्स बिल्कुल ऐड नहीं किए जाएंगे। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ बिकॉज कई स्टेट्स में प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड किए जाते हैं। आई डोंट वांट टू नेम दोज स्टेट्स हियर, बट वो किए जाते हैं, इसलिए मैं वो क्लियर कर रहा हूँ। दोस्तों अब
मेंस की जो टेंटेटिव डेट है दोस्तों, जैसा कि हमने ऑलरेडी चर्चा की है, अब आगे चलेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंस में 100 के दोनों पेपर है, क्रिमिनल 100 3 आवर्स एंड सिविल 100 3 मार्क्स। दोस्तों पैटर्न सेम है, सेम इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, गुजरात ऑफ ऑफेंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, जेजे एक्ट 2015, डीवी एक्ट, गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, आपका इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, पीसीपीएन डीटी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, पॉक्सो, आईटी एक्ट एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, वो आपके क्रिमिनल का पार्ट है। दोस्तों सिविल में आपका सीपीसी, लिमिटेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेम का सेम दोस्तों जो प्रीलिम्स में था वही सारे के सारे लॉ है। एंड लास्ट में दोस्तों एक आप मैं डिस्कशन में भूल गया प्रीलिम्स के टाइम पे, लीगल मैगजीन। तो दोस्तों लीगल मैगजीन्स भी आपको अब तैयार करने हैं जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ड्राफ्टिंग में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो ये 28 लॉज आपके मेंस में भी हैं। तो अब प्रीलिम्स एंड मेंस में सब्जेक्ट वाइज कोई चेंज नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहले प्रीलिम्स में 9 पेपर होते थे, मेंस में 17 होते, तो अब यहाँ पर वो चीज़ें बराबर कर दी है। तो कई स्टूडेंट्स ने मुझे सवाल पूछा भी थे, सर इज इट अ गुड चेंज? तो इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, सो इट्स अ वेरी गुड चेंज, बिकॉज यू नो जजेस की क्वालिटी भी हमें पता है। लाइक ऑफकोर्स मैं नहीं चाहता कि कंटेम्प्ट मेरे ऊपर शुरू हो, बट जनरली वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट दैट लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ हो, आईपीआर रिलेटेड हो, आर्बिट्रेशन हो, तो जो जजेस हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं समझ पा रहे, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल। इवन आप देखोगे जो ऑनलाइन हियरिंग्स जब से चालू हो गई, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द टेक्नोलॉजी। आजकल में ही शायद उड़ीसा या बिहार हाईकोर्ट जज ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यू नो जजेस को टाइम के साथ चेंजेस लाने होंगे अपने स्किल्स में भी, like they have to learn all the technological aspect as well. So I think that by keeping that point in mind, these changes have been brought in the present notification. तो मैं I hope कि जो भी नए judges बनेंगे, they all will be having a very good skills with them, or then slowly and gradually of course they will be exploring and they will be upgrading and they will be learning new skills which is there. तो जैसे ही ज़्यादा लॉज रहेंगे, तो एक रीडिंग हैबिट जो विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, आई थिंक दैट विल help the judges to tackle the comprehensive or complex problems. So दोस्तों अब हम आगे चलेंगे। दोस्तों लैंग्वेज ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ मेंस एग्जामिनेशन शैल बी इन इंग्लिश। दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया, पेपर का जो लैंग्वेज होगा जैसे एलएलएम में होता है दोस्तों, वो इंग्लिश में रहेगा, बट आंसर्स आप इंग्लिश और गुजराती में लिख सकते हैं इफ़ नॉट इंस्ट्रक्टेड अदरवाइज। दोस्तों शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपको 45% स्कोर करना है मेंस में, एंड अनरिजर्व के लिए जैसा आपको पता है 50% स्कोर करना है। और दोस्तों इंटरव्यू जो आपको 50 मार्क्स का होगा, उसके अंदर आपको 40 मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है दोस्तों, 40 मार्क्स मीन्स ये 50 का 40 मीन्स वहाँ पे 20 मार्क्स आपको स्कोर करना है। तो 250 में से आपका फाइनल मेरिट बनेगा मेंस का। ठीक है, अब दोस्तों ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वाइवा वॉइस इंटरव्यू का क्या है, तो इट विल एसेस द सुटेबिलिटी of the candidate for the cadre, judging the mental alertness, knowledge of law, clear and logical exposition, balance of judgment, skills, attitude, ethics, power of assimilation, power of communication, character and intellectual depth and like of the candidate। दोस्तों जनरली आप कह सकते हो करंट अफेयर की बातें हैं सारी, कि आप प्रेजेंट जो सिचुएशन है, ऑफकोर्स डोंट एक्सपेक्ट कि यूक्रेन और रशिया का झगड़ा पूछ लेंगे। दे विल बी आस्किंग यू द लॉज विच आर इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँ, तो ऑफकोर्स इंटरव्यू के टाइम पे हम बात करेंगे, बट जैसे मान लो हिजाब का इशू चल रहा है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो जो लेटेस्ट है लॉज जो नेशनल पॉलिटी में डिस्कशन में है, तो आप उन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं। तो जस्ट एक मैं आपको रेफरेंस ड्रॉ करके दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपको पता चले कि तैयारी कहाँ करनी है अगर आप इंटरव्यू में पहुँच जाए। दोस्तों अब हम आगे चलेंगे। फॉर बीइंग एलिजिबल इन द इंक्लूडेड इन द सिलेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव टू ऑब्टेन 40%। दोस्तों ये मैंने बता दिया है, आगे चलेंगे। दोस्तों उसके बाद आपको कैरेक्टर एंड सूटेबिलिटी कैंडिडेट्स सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सो दोस्तों ये सब बात की बातें हैं, उसका परफॉर्मा दिया हुआ है एनेक्चर ए में, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों आगे चलेंगे। दोस्तों उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन बाय द, दोस्तों मैंने आपको बताया मेंस में जितने भी होंगे उसी के 250 के बेसिस पे 200 मेंस का एंड 50 मार्क्स आपका इंटरव्यू का, उसके ऊपर एग्रीगेट मार्क्स बनेंगे। दोस्तों आपको पता होगा वंस यू आर सिलेक्टेड आपको 5 लाख का बॉन्ड देना है। डिस्क्वालिफिकेशन दोस्तों दी हुई है, ही शुड नॉट बी अनलेस ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, डिसमिस किया हो, कन्विक्टेड। दोस्तों ये सारी कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपकी प्रोसीजर दी हुई है, कैंडिडेट्स को क्या क्या फॉलो करनी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मार्क्स वगैरह। दोस्तों ये आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा, तो आप इनको रीड कर सकते हैं, पब्लिश्ड होगी। दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन दोस्तों दिए हुए कि आपको फॉर्म भरना है, या एज रिलैक्सेशन 1 ईयर का है, क्यों है, कैसे है दोस्तों। सो ई-कॉल लेटर, स्लिप, दोस्तों ये सब आप देख सकते हैं। सो दोस्तों आई थिंक जो मेन सारी बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। दोस्तों मैं देख लूँ कुछ रह ना जाता हूँ।
उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं दोस्तों, ये एंट्री इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑल द फोन्स, टैबलेट्स, मोबाइल, गैजेट्स वगैरह, ये तो कंडीशन नॉर्मल दोस्तों रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आप रीड कर सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये ऑलमोस्ट हम ख़त्म होने को है, तो देख लो। दोस्तों ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो भी सर्टिफिकेट चाहिए आपको फॉर्म भरते टाइम, वो सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है दोस्तों। सो लेट मी कंप्लीट दिस। और जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप रजिस्ट्रार जनरल डायरेक्ट हाई कोर्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले रजिस्ट्रार होते हैं रिक्रूटमेंट सेल के, तो मैं आपको सिर्फ लिख दूँ, रिक्रूटमेंट सेल है, रजिस्ट्रार का रिक्रूटमेंट सेल। लास्ट टाइम मुझे इशू हुआ था तो मैंने कांटेक्ट किया था, तो उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने कोई भी डाउट के लिए। सो दोस्तों ये सारे हैं, एंड दोस्तों ये सब पीछे की बातें हैं वंस यू आर सिलेक्टेड एज द JMFC। सो दोस्तों फोटोग्राफ दोस्तों दिस इज़ इंपॉर्टेंट, आपका 10 KB का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3.6, ये दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हाउ टू अप्लाई, दिस इज़ इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वेबसाइट में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, ये सारे की सारी जो है, तो ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दोस्तों दी हुई है, तो आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप पढ़ते जाइए एंड फॉर्म भरते जाइए दोस्तों, एंड जो कंफर्टेबल नहीं है वो अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों चालान से भी आप भर सकते हैं, A4 साइज़ जो भी फ़ोटो वगैरह आपको अटैच करना है या लगाना है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका पूरा नोटिफिकेशन दोस्तों। अब मैं बात करूंगा जो कुछ सवाल थे जो स्टूडेंट्स ने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे हैं। कई लोग अभी भी मुझसे गुजराती का जो 50 मार्क्स का पेपर है वो पूछ रहे हैं कि मेंस में दोस्तों पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, जैसा कि हमने चर्चा कर ली है। तो दोस्तों अब पैटर्न चेंज होने के बाद कोई मतलब नहीं है पुराने पैटर्न पे आप डिस्कशन करें। अब दोस्तों कौन से सवाल हैं जो रह गए हैं दोस्तों, क्या ये चेंजेस बहुत बड़े हैं? पहला सवाल यही है कि क्या इसकी तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है दोस्तों। देखिए जितना टफ ये पेपर एक नॉर्मल इंसान को दिख रहा है उतना ही टफ ये बाकी सबको भी दिखेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोगों को ये पेपर ईजी लगने वाला है, लोगों को ये पेपर जैसा है वैसा ही लगेगा। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बहुत न्यूट्रल पेपर होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा करने की नहीं। हाँ बट जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो मैं आपको दोस्तों कुछ चीज़ें यहाँ लिख दूँ ताकि आपको पता होगा। जो मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दैट आपको बेयर एक्ट तो खास पढ़ने हैं। बेयर एक्ट्स को आप कभी मिस नहीं कर सकते। फॉर ऑल 28 लॉज यू हैव टू रीड बेयर एक्ट। दिस इज़ द, आप समझ लीजिए ग्रंथ मान के आप इसको, स्क्रिप्चर मान के आप पढ़िए, बिकॉज बेयर एक्ट्स के बिना उद्धार नहीं होगा, ये मान के चलिए। उसके बाद दोस्तों बेयर एक्ट्स के अलावा अगर आपको कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहीं फंसती है फॉर एग्जांपल, तो रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है। सो रेफरेंस बुक को पढ़ना नहीं है दोस्तों, मैं आपको वापस बता दूं, रेफरेंस बुक्स अगर आप खोलोगे, जितनी भी रेफरेंस बुक, जैसे अगर मैं नाम लूँ रतन लाल एंड धीरज लाल है, आपके लेक्सिस नेक्सिस की बुक्स हैं, आपके बहुत सारे पब्लिकेशन है, दिल्ली, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, आपके कोलकाता के, सो वो पढ़ने नहीं है। बट अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट फर्स्ट है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक सवाल बताऊं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं, आपको मार्शलिंग का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो अगर नहीं समझ आ रहा सेक्शन 81 सेक्शन 56 क्या कह रहा है दोस्तों, अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन को आप रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं। बट उसके अलावा दोस्तों बेयर एक्ट इज़ मस्ट। आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो बेयर एक्ट से ही डोमिनेट करेंगे। तो दोस्तों एक पहला सवाल तो यही था दोस्तों। दूसरा सवाल कि कैसे पढ़ा जाए और क्यों पढ़ा जाए और लाइक इतने कम समय में हम इसको कैसे मैनेज करें। दोस्तों देखो मैं मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ दोस्तों। जैसा कि पता है अब कुछ 4-5 दिन बचे हैं नोटिफिकेशन क्लोज होने के लिए, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो भर दे दोस्तों। मेरा ये टारगेट था, जब 15th को शायद मैंने फॉर्म भरा था दोस्तों, 15th ऑफ मार्च, ये एक महीना दोस्तों 15th मार्च तक मैं चाह रहा था जो नए लॉज इंट्रोड्यूस हुए, करीबन 10-11 लॉज मेंस से अगर मैं देखूं, प्रीलिम से तो 19 लॉज ऐड हो गए, बट अगर मेंस से अगर मैं देखूं तो करीबन 10-11 न्यू लॉज ऐड हुए हैं। तो मेरा टारगेट था कि इन दिनों में 15 मार्च तक मैं एटलीस्ट नए लॉज को एक बार गो थ्रू कर लूँ। तो वो एक स्ट्रैटेजी आप कर सकते हैं। अगर मान लो आप नए स्टूडेंट भी हो, फर्स्ट टाइम भी अपेयर कर रहे हो, तो मैं चाहूँगा जो नए लॉज ऐड हुए, मैंने टिक मार दिए दोस्तों आपके सामने ही, आप उन लॉज को पहले गो थ्रू कर लो, बिकॉज वो दे आर वेरी न्यू लॉज। अब जैसे मान लो CRPC IPC आप रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आप यू नो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ CRPC IPC सब, तो आप जान जाएंगे। बट जो नए लॉज हैं, मुझे नहीं लगता कि एक रेगुलर प्रैक्टिसिंग फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट कभी भी जाके पढ़ रहा होगा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट क्या है। मैंने खुद ने भी लाइक अभी ऑफकोर्स मुझे आइडिया बहुत अच्छी तरह से था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस, तो आई एम अवेयर ऑफ ऑल दीज लॉज, बट उसके बावजूद मुझे वापस जाकर पढ़ना पड़ रहा है एंड आई एम रीडिंग इट। ओके, तो आप वो कर सकते हैं। एंड 15th मार्च से आप समझ लीजिए आपके पास 15th अप्रैल 15th मई करीबन 2 महीने रहेगा, तब आप ये कर सकते हैं कि आप
नए लॉज आपने पहले पढ़ लिए हैं जो भी अभी 10-15 दिन बचे हैं, और उसके बाद आप पुराने लॉज को वापस आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी जितने भी है कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, सब वापस आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़, ये एक पैटर्न हो गया जिस तरह से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं आप 2 टाइम अगर अलॉट कर दें तो ऑफकोर्स एज इफ यू आर अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट लाइक मी, आई एम ऑल्सो अ विजिटिंग लॉ प्रोफेसर, सो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो फिर भी अगर वॉट एवर टाइम आई हैव, सपोज मेरे पास 4 आवर्स या 5 आवर्स है, तो मैं 2 घंटे हो सकता है पुराने लॉस को पढ़ूँ और 3 घंटे नए लॉस को पढ़ूँ, तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसको अप्रोच करने का। और दोस्तों ऑफकोर्स जो गुजराती से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दोस्तों ऑफकोर्स 2-3 महीना जो 2.5 महीने बचे हैं हमारे पास, आप डेली लिखिए, लिखेंगे तो आप कुछ ना कुछ लिखेंगे निबंध में, डेली प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट 1 घंटा गुजराती को दीजिए, बिकॉज कितना भी प्रीलिम्स में अच्छे स्कोर होगा, गुजराती में अगर 20 मार्क्स नहीं होंगे तो दे विल नॉट अलाउ यू टू सिट इन दी मेंस एग्जामिनेशन। सो ये एक चीज़ है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ है कि अब मेंस के टाइम के लिए उन्होंने 2 महीने दिए, तो दोस्तों ऑफकोर्स प्रीलिम्स में जब आप पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि मैं अपने बच्चों को हमेशा बताता भी हूँ, लाइक जहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को बताता हूँ कि आपको कंसेप्चुअल एंड स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आपके पास होनी। अगर कंसेप्चुअल एंड स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे लगता है फैक्ट्स आप ला सकते हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो बेसिक फैक्ट्स आप मेंस में रिमेंबर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉर्गेज पढ़ रहे हैं तो मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेजी क्या है, मॉर्गेजर क्या है, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसुफ्रक्चुअरी, आपके सिंपल, इंग्लिश मॉर्गेज, आपके बहुत सारे एनॉमलस मॉर्गेज, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मॉर्गेज विच आर देयर। तो एक कंसेप्चुअल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब ऑफकोर्स नाम आप रट सकते हैं, बट उसके अंदर क्या है, वो कैसे अलग हैं एक दूसरे से, तो वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली इतना हेल्प नहीं करता, बट रियल टाइम में जब आप देखेंगे आंसर के टाइम पे ये सब, मुझे लगता है ये सब सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे जो वैलिड सवाल है। तो मेंस के टाइम पे हम चर्चा करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, मैं कोशिश भी करूँगा लिस्ट ले आऊँ। बट फिलहाल आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ते पढ़ते आप मेंस के लिए टिक मारते चले। जब भी आप बेयर एक्ट पढ़े आप टिक मारिए कि कौन कौन सी चीज़ें मेंस के टाइम पे काम आएगी, बिकॉज देखिए सब्जेक्टिव एग्जाम अलग दिख जाता है, आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन में से सब्जेक्टिव बना दे, ये कभी नहीं होगा। सो मेंस के क्वेश्चंस आप उसी टाइम पे प्रीलिम्स को पढ़ते टाइम, अभी आपके पास 2.5 महीने तैयारी 50% अभी कंप्लीट कर लीजिए, बाकी 2 महीने में आप रिवीजन एंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं मेंस के टाइम पे। दोस्तों एक और सवाल ये भी है कि पुराने कई स्टूडेंट मुझसे प्रीलिम्स के पेपर मांग रहे थे, मेंस के पेपर मांग रहे थे, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर किए हुए, मैं हो सकूँगा आज या कल में जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियोस भी बना दूंगा उन पेपर। बट दोस्तों अब उसका ज़्यादा मतलब नहीं रहा, आप देख रहे हैं लॉज कितने सारे चेंजेस हो गए, इतने सारे लॉज ऐड हो गए प्रीलिम्स में, तो आप समझ लीजिए 19 लॉज ऐड हो गए और मेंस में 11 लॉज नए ऐड हो गए, या नए टॉपिक कह सकते हैं। तो दोस्तों अब उसको रेफर करना, फॉर दोज लॉज यू कैन रेफर, हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, बट अब उस पर सोलली रिलाई मत करिए। ये न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न का फर्स्ट पेपर है। तो दोस्तों जैसा आपको याद होगा सीसेट जब इंट्रोड्यूस हुआ था किसी को नहीं पता था पूछना क्या है, क्या पूछा जाना है एग्जाम के अंदर। तो व्हाट वी डिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हमने सब कुछ पढ़ा था, ऑफकोर्स गो थ्रू किया था, कितना याद रहा वो हमें पता है, बट जनरली वो चीज़ आपको अभी करनी ही करनी है, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई लेवरेज नहीं है। कई स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे कि सर लाइक स्टूडेंट, कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो मेरे साथ हाईकोर्ट प्रैक्टिस करते हैं, वो बता रहे थे सर दैट हम ये लॉस को ही छोड़ दें। तो देखिए वो आपके ऊपर है, आप कितने डिटरमाइन हो, आप कितने सीरियस हो आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से लॉ को कभी छोड़ना नहीं है। अगर 28 है आप एटलीस्ट नज़र मार के जाइए सारे लॉज को, सारे सेक्शन को, बिकॉज प्रीलिम्स में एटलीस्ट आपके पास एक एडवांटेज ये रहता है कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपने बेसिक रीड अच्छी तरह भी किया है तो मुझे लगता है कि आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आप निकाल लेंगे समझ के अगर आप पहुँचे हैं तो। मेंस के टाइम पे ठीक है, वहाँ पे हम अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा नैरो डाउन कर सकते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स को तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बिकॉज आंसर राइटिंग अपने आप में भी एक आर्ट है, आप जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि मेंस आएगा तब की तब देखेंगे, बट फिलहाल प्रीलिम्स के लिए आप सारे लॉस पढ़िए। मेरे हिसाब से ना ही टीपी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको छोड़ना है, और ना ही कंज्यूमर कोर्ट एक्ट 2015 आपको छोड़ना है, बिकॉज ऑल एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों ये सारे जो सवाल आपके दिमाग में बनते हैं कभी कभी कि ये लॉस छोड़ दे, तो मेरे हिसाब से मत छोड़िए, बाकी आपके ऊपर है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, आपकी तैयारी है। बट ये आप समझ लीजिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक वन डे और T20 मैच, ये आपका टेस्ट मैच जैसा होगा, जो खड़ा रहेगा, जो लास्ट तक लड़ेगा, मुझे लगता है इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा एंड आप तैयारी कर सकते हैं। सीट्स की कमी नहीं है, देखिए सीट्स को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वी हैव मल्टीपल लॉट्स ऑफ सीट्स अवेलेबल इन गुजरात। आपको भी पता है हाईकोर्ट में 40% के करीब सीट्स खाली पड़ी है, ठीक है, आप जस्ट इमेजिन सबॉर्डिनेट जुडिशरी में क्या हाल है। तो बहुत सारी सीट्स खाली हैं, सीट्स आर एम्प्टी, आप उन्हें भर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने कैलिबर पे काम करिए। आपको 50% कैसे पहुंचाना है अपने मार्क्स को, ठीक है, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू दे दिए। इसके अलावा भी हो सकता है आपके कई सवाल बने, तो कोशिश करूँगा कि मैं उन क्वेश्चंस को आप ड्रॉप कर सकते हैं इस वीडियो में, और दूसरे वीडियोज़ में भी कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली
उन क्वेश्चंस को आंसर करता हूं, जैसा कि आपको सभी पता है। मैं आई थिंक विदिन 24 आवर्स आंसर भी कर देता हूं यूट्यूब पे। सो दोस्तों ये था आपके लिए JMFC सिविल जज 2022 गुजरात के लिए दोस्तों। और अब कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।